हेलो दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निसंग पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम साहित्य पोर्शन की बात करेंगे। कवि यादवेंद्र शर्मा की बात करेंगे और यादवेंद्र शर्मा की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कवि यादवेंद्र शर्मा। कवि यादवेंद्र शर्मा बीकानेर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बीकानेर के रहने वाले थे। ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सामंती इतिहासों पर रचनाएं हैं तो प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे? यादवेंद्र शर्मा तो सामंती इतिहासों पर रचना लिखने हेतु प्रसिद्ध थे। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो प्रमुख रचनाएं हूँ गोरी किण पिवरी। एक महिलाएं दुविधा में हैं कि मेरा पति कौन है। महिलाएं दुविधा में है, मेरा पति कौन है। इसमें ये हूँ गोरी किण पिवरी 4वीं-5वीं क्लास की हिंदी की रचनाएं हैं कवि यादवेंद्र शर्मा की, जिसमें दो भाई होते हैं जिनके माता पिता का देहांत हो चुका होता है और दोनों भाई, एक बड़ा होता है एक छोटा भाई। बड़े भाई पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और छोटा भाई पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक था और बड़े भाई पर जिम्मेदारियां होने के कारण वो खेती का काम करता था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, समय बीतता गया। बड़े भाई की शादी हो जाती है और शादी होने पर पत्नी सुलक्षणा पत्नी मिलती है, यानी कि 36 गुणों से संपन्न उसको पत्नी मिलती है। वो पत्नी आती है, बड़ा भाई पत्नी को समझाता है कि मेरा भाई पढ़ने में, छोटा वाला भाई होशियार है पढ़ने में, इसको पढ़ाना है, राजकीय सेवा में लगवाना है। जैसे तैसे समय बीतता गया। बड़ा भाई खेती करता था, छोटे भाई को पढ़ाता था और जो कि वो महिलाएं थी उसकी बड़े भाई की पत्नी, वो भी सुलक्षणा होने के कारण उस देवर को पढ़ाती थी। जैसे जैसे काम चल रहा था, खेती का काम पर निर्भर थे। अचानक मौसम परिवर्तित होता है और अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाने का, क्योंकि ये परिवार पूरा खेती पर निर्भर होने के कारण, अकाल की स्थिति होने के कारण उस छोटे वाले भाई की फीस पे नहीं कर पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये बड़ा भाई सेठ साहूकारों के पास जाता है और वहाँ से धन वगैरह लेकर आता है, छोटे भाई को पढ़ाई कंटिन्यू रखता है और उसको कहते हैं अगले साल बारिश अच्छी होगी तो खेती से पैसे जो भी आएंगे मैं आपके चुका दूंगा सूद समेत। समय बीतता गया, 1 साल भी हो गया। अगले साल भी अकाल की स्थिति रहती है। वो भाई जो बड़ा वाला सेठ साहूकारों से पैसे लेकर आया था, फसल नहीं होने के कारण फिर ये जिम्मेदारियाँ बढ़ गई कि इस बार क्या देंगे अपन। तो 1 साल और लेके आता है, सेठ साहूकारों से कर्जा लेकर आता है। उस भाई को पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, उस भाई की पढ़ाते हैं और अगले साल भी अकाल की स्थिति रह जाती है। 2 साल कंटिन्यू अकाल रह जाता है, फसल कुछ नहीं हुई। एक परिवार जो पूरा खेती पर निर्भर रहता है और फसल नहीं होने के कारण उस सेठ साहूकारों को अपना कर्ज नहीं दे पाता है। नहीं देने के कारण फिर तीसरा साल आता है। उम्मीद रहती है कि अगले साल अच्छी बारिश होगी, अच्छी खेती होगी, अच्छी उपज होगी, उनके सारे पैसे चुका देंगे। तो समय बीतता गया, अगला तीसरा वर्ष भी आता है। तीसरा वर्ष भी यही स्थिति रहती है, अकाल की स्थिति रहती है, वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने के कारण वो जो सेठ साहूकारों से पैसे वगैरह लाए थे, वो रोज़ घर पर हाजिर बोलते हैं पैसे नहीं दे सकते हो तो लेते क्यों हो, ये वो बातें सुनाते हैं। रोज़ सुबह सुबह घर आकर बैठ जाते थे। इनसे तंग आकर बड़ा वाला भाई अपनी पत्नी को, जो सुलक्षणा पत्नी थी, उसको कहता है कि मेरा भाई छोटा जो कि पढ़ने में अच्छा है, इसको जिम्मेदारी है आपकी, तुम पढ़ाना, और मैं यहाँ से तंग आ चुका हूँ तो मैं पैसे कमाना, क्योंकि इस बार भी अकाल की स्थिति तो कैसे क्या चलेगा। तो मैं शहर जाता हूँ और शहर पर मजदूरी कर कर अपना कर्ज चुकाएंगे। तो वो भाई जो बड़ा वाला अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप कर जाता है छोटे वाले भाई की, और वो शहर की ओर चला जाता है। शहर में वो मजदूर करने लग जाता है। अचानक उसकी एक सेठ से मुलाकात होती है और सेठ को भी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिससे काम करवाना था। तो उसकी मुलाकात होती है। उस सेठ ने उस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई आपको 12 वर्ष तक यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी, 12 वर्ष तक इतने रुपए आपको दिए जाएंगे। व्यक्ति मजबूरी के हालातों को देखते हुए उसने उस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करता है। इस एग्रीमेंट में ये भी शर्त थी कि आप घर वालों से कांटेक्ट नहीं करोगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जैसे जैसे 12 साल निकल जाएंगे, लेकिन जो ये
कर्ज का है बोझ ये तो उतर जाएगा, मेरे छोटे वाले भाई की अच्छी शिक्षाएँ हो जाएगी, ऐसे मन में अरमान रहकर वो उसको ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के कारण वहाँ पर घर वालों से बिल्कुल भी वो कॉन्टेक्ट नहीं करता है, इस कहानी में नहीं करता है। फिर समय बीतता गया, 2-3 साल निकल गए। निकलने के बाद वो व्यक्ति जो अपने घर वालों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करता है, नहीं होने के कारण वो पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। इधर जो पत्नी परेशान होती है और देवर को अपने गहने जेवरात वगैरह बेच बुझा कर जैसे तैसे उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रख रही है। पढ़ाई बंद नहीं की। वो देवर जो पढ़ने भी ठीक ठाक था, होशियार था पढ़ने में, तो उसको पढ़ा रही अपने गहने वहने बेच बुझा कर। और अचानक उसकी फिर याद आई, इतने 3-4 साल हो गए हमारे अभी तक मुलाकात नहीं की, तो अपन क्या करें, एक पंचायत बुलाते हैं। वो जो व्यक्ति भोजाई जो देवर को कह रही है कि पंचायत बुलाते हैं। अगले दिन देवर सभी पंचों को कहता है पंचायत बुलाते हैं। पंचायत बुलाकर पंचायत में बिठाते हैं, बोलते हैं कि 3-4 साल हो गए कोई सूचनाएं वगैरह नहीं मिली, अपनी पंचायत का व्यक्ति है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको कहीं से भी ढूंढ के लाए। पंचायत के मुखिया ने कहा आप 1 वर्ष का समय दीजिए, हम जहाँ कहीं भी होंगे ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि हमारा पंचायत का नागरिक है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम ढूंढ के लाएंगे। दोस्तों समय बीतता जाता है, 1 साल भी पूर्ण हो जाता है, पंचायत को भी उस व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं लगता है। नहीं लगने के कारण 1 वर्ष बाद फिर से वो छोटा वाला भाई पंचायत बुलाता है कि मेरा भाई का क्या पता लगा। तो पंचायत वालों सभी रहते हैं वहाँ पर, मुखिया ने फैसला सुनाते हैं कि भाई 1 वर्ष से हम भी बहुत प्रयास कर लिए, हाथ पैर फेंक लिए इधर उधर, कहीं भी पता नहीं लगा, इसका मतलब वो मर चुका है। तो पंचायत का फैसला था कि मर चुका है। तो वो पत्नी जो उस बड़े वाले भाई की पत्नी थी वो वहाँ थी और उसके पिता भी वहीं थे। तो पत्नी ने कहा मेरे पति मर चुके हैं, आपने फैसला सुना ही दिया है, तो मेरा क्या होगा, मैं चाहे तो यहाँ रहूँ चाहे मैं पीहर में रहूँ। तो ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, उसके पिताजी वहीं पर थे, तो पिताजी ने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं मेरे साथ में ले जाऊँगा, क्योंकि पंचायत ने फैसला सुनाया है कि आपको अगर यहाँ पर रहना है तो आपको इस देवर की चूड़ी पहनना पड़ेगा। दोस्तों इसमें चूड़ी का अर्थ ये होता है कि अगर बड़े भाई की शादी हो चुकी है तो उसमें बड़े भाई नहीं रहा तो उसमें उस देवर की चूड़ी धारण करने का उसकी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। केवल उसमें फेरे नहीं होंगे, बाकी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। पंचायत का ये फैसला अगर तुम ससुराल में रहो तो तुम इस देवर है तो इस देवर की आपको चूड़ी पहननी पड़ेगी, यानी इसकी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। और उधर उसके पिता थे, हम यहाँ नहीं रख सकते, महिला भी थी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने पीहर जाऊँगी। वो महिलाएं जो पीहर चली जाती हैं, पीहर में उसके पिता शराबी व्यक्ति होते हैं, कर्ज में डूबे हुए होते हैं, बहुत सारा कर्ज उन्होंने भी सेठ साहूकारों से लिया हुआ होता है। दोस्तों शाम का संजय के समय होता है और उसके घर पर सेठ साहूकार आते हैं पैसे मांगने के लिए लड़की के पिता के घर पर। लड़की जो वो चुपचाप सुन रही थी बातें, उस पिता को कहते हैं सेठ साहूकार कि आप पैसे दीजिए, इतने सारे पैसे, क्योंकि वो ब्याज पे बनाए जा रहे, बहुत सारे पैसे बन गए थे। उसको कहा तुम, क्योंकि वो व्यक्ति शराबी था, शराब की लत में धुन होकर बैठा हुआ था, उसने कहा तुम पैसे दो, पैसे तो अभी नहीं देंगे जैसे तैसे। उसने कहा पैसे तो तुम नहीं दे पाओगे, एक बात कहूँ आपको, तो बताइए। उन्होंने कहा बताइए। तो बात पूछूँगा, आप तो पैसे नहीं दे पाओगे, आपकी 7 पीढ़ियाँ नहीं दे पाओगी, पर आप एक काम करो तो आप अभी पैसे जमा कर दूँ मैं आपकी। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है, तो आपकी लड़की है ये जिसके पति की मृत्यु हो चुकी, पंचायत का फैसला है ये, तो इस महिला की, इस लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो तो मैं आपके सारे पैसे जमा कर दूंगा। ये कहता है वो व्यक्ति जो उसके पिता शराब की नशे में लत होते हैं और वे फैसला स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी शादी, इस बेटी की शादी आपके साथ तय कर देते हैं। वो जो सेठ साहूकार सारे पैसे उसके जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद ये सारी बातें वो महिला है जो सुन रही थी, उसका कहना था, उसने सोचा कि मैं इस बूढ़े व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा मैं अपने वहाँ ससुराल चली जाऊँ और मेरे देवर की पत्नी बन के ही रह लूँ। तो वो महिलाएं जो वहाँ से रात को निकल जाती है, निकल करके अपने यहाँ ससुराल आ जाती हैं। ससुराल देवर को, यह जो ये रिश्ते में देवर लगता था, उसको सारी घटनाएं बताती हैं कि ऐसे मेरे पिताजी हैं, उस सेठ साहूकार जो बूढ़े व्यक्ति चंद दिनों के मेहमान हैं उसके साथ मेरी शादी तय कर देते हैं, अगर आज मेरी सहायता नहीं करोगे आप तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो देवर ने सोचा, क्योंकि देवर को पढ़ाया लिखाया इसी महिला ने पढ़ाया लिखाया था, और देवर जो आज राजकीय सेवा में पहुंच चुका था, क्योंकि आर्थिक तंगी से तो परेशान नहीं थे, अच्छा खासा घर चल रहा था, कमी केवल अपने बड़े वाले भाई की थी वहाँ पर।
जो कि आर्थिक तंगी से जूझ ही नहीं रहे थे, उस देवर को कहते हैं, ये महिला देवर को कह रही, ये सारी घटनाएं बता रही कि मेरे वहाँ शादी कर देंगे, इससे तो अच्छा आपके साथ रह लूँ। और उस देवर भी ये कह रहा है कि आज हाँ जो कुछ भी हूँ तो मैं आपकी वजह से हूँ, आपकी सहायता करना मेरा नैतिक जिम्मेदारी भी है। कल पंचायत बुलाऊँगा मैं, पंचायत में जो फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा मेरा। सुबह वो भाई जो छोटा वाला भाई पंचायत बुलाता है, पंचायत के मुखियों को कहता है कि भी ऐसी ऐसी घटनाएं सारी बातें बताता है। और छोटा भाई को फाइनली पंचायत ये फैसला सुनाती हैं कि अगर ये हमें कोई एतराज़ नहीं, आपकी अभी यहाँ रहना चाहती हैं तो आपकी चूड़ी धारण करनी पड़ेगी। चूड़ी धारण करने का अर्थ दोस्तों वही होता है उसकी पत्नी बनकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो महिला को स्वीकार कर लेती हैं वो। समय बीत जाता है धीरे धीरे। समय बीतने के बाद 4-5 वर्ष हो जाते हैं और उनके घर पर नन्हे मेहमान का जन्म होता है, यानी कि छोटे बच्चे का जन्म होता है। समय बीतता गया, अच्छे खुशहाल परिवार चल रहा है उनका, क्योंकि एक देवर है वो उसका विपत्ति हो गया है और वो राजकीय सेवा में है। आर्थिक तंगी की कोई परेशानी नहीं होती है। उधर जो वो बड़ा वाला भाई वहाँ सेठ के वहाँ नौकरी कर रहा था, उसका एग्रीमेंट पूरा होने वाला होता है, यानी कि 12 वर्ष पूर्ण होने वाला होता है। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो सूटकेस पहन कर अच्छे से पैसे के वो भर के बैग भर कर आता है गाँव में। सांझ का समय होता है दोस्तों। सांझ के समय में अपने राजस्थान में बोलते हैं पोल के बाहर वो डेली बोलते हैं। डेली में वो महिला है बैठी हुई है, अपने छोटे वाले पुत्र को साथ में लेकर बैठी हैं और घर के अंदर उसका जो देवर अभी वर्तमान में पति मान रहे वो है, और एक जो पति वो जो बाहर से उसको शहर से आता है, जो उसने वास्तविक शादी की हुई थी, वो व्यक्ति आता है। सांझ के समय में वो दृश्य देखती है सामने, उसको पति को आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरा पति भी जीवित है। और इस घटना को देखकर वो महिलाएं कहती हूँ गोरी किन पिवरी, हूँ गोरी किन पिवरी, यानी वो दुविधा में पड़ गई कि मेरा पति कौन है, वो सामने जो व्यक्ति वो आ रहा है वो, या वो अंदर बैठा है जो मेरा पति है। और इसी के आधार, इसी घटना के ऊपर यादवेंद्र शर्मा ने हूँ गोरी किन पिवरी ये रचनाएँ लिखी थी। फिर बाद में वो भाई बड़ा वाला जो आता है वो देखता है, उसको पूछता है कि ये बच्चा किसका है, तो ये मेरा है। वो सारी घटनाएं बताती है, पंचायत के फैसले ऐसे ऐसे ऐसे। सो बड़े वाले भाई ने कहा ये सब मोह माया है, सब झूठी बातें हैं, ये वादे ये कस्में सारी झूठी बातें हैं। और वो वहाँ सांसारिक मोह माया से त्याग करके यमुना नदी के किनारे हरिद्वार जाकर हमेशा वहाँ रहने लग जाता है। और ये घटना है उसकी हूँ गोरी किन पिवरी। ये रचनाएं किसकी, तो यादवेंद्र शर्मा की बहुत बार पहुंची हुई रचनाएं किसकी हैं, तो हूँ गोरी किन पिवरी यादवेंद्र शर्मा की रचना है, क्योंकि इन्हें सामंती इतिहासों पर लिखने हेतु प्रसिद्ध है ये कवि। इसके अलावा एक रचना थी इनकी मेहंदी रे फूल। कौन सी रचना, मेहंदी रे फूल की रचना भी बहुत बार पहुँची हुई है। इसके ऊपर भी ये आप 11वीं-12वीं हिंदी क्लासों में इसकी रचनाएँ चलती हैं यहाँ पर। इसमें दोस्तों होता है क्या कि एक बस होती है, दोरों में बस चलती है दोस्तों, जहाँ की हमारे यहाँ शादी तो भले बाल विवाह हो जाता है राजस्थान में, लेकिन बाल विवाह होने के बावजूद भी हमारे उसको लड़की को ससुराल उस समय भेजते हैं जब वो मैच्योर हो जाती है, यानी 18 वर्ष बाद ही भेजते हैं। बाल विवाह चाहे पहले ही हो जाए, लेकिन भेजते कब, ससुराल। यहाँ अपने राजस्थानी में कहते हैं आणो मुकलाओ, यहाँ घोना कहते हैं, आणो देने के बाद भेजते हैं। तो इसमें इस रचना के अंदर यही है कि महिला की एक बाल विवाह हो जाता है। बाल विवाह होने के बाद वो लड़की अपने पीहर में रहती है। जब वो मेच्योर होती है, 18 वर्ष की हो जाती है, 18 वर्ष के बाद उसको आना या मुकलवा दिया जाता है। वो व्यक्ति जो उस समय बिल्कुल दोनों अपरिचित थे, पत्नी और पति दोनों क्या थे, अपरिचित थे। अपरिचित होने के कारण ये बस में बैठ के आते हैं, जब मुकलवा लेकर आ रहे हैं। और होता क्या, क्योंकि वह ससुराल भेज रहे हैं उसको, तो लड़की के हाथों में मेहंदी लगी हुई होती है और एक बस में बैठकर आ रहे हैं। चलती बस में रेत के दौरों वाली घटना, रेगिस्तानी इलाके की बात है ये। तो रेत के दौरों में बस चल रही है, अचानक रेत के दौरों में डाकू गुंडे आ जाते हैं और उस बस को रोकते हैं, क्योंकि उस बस में आगे सीट पर एक सेठ और सेठानी बैठी हुई होते हैं। सेठ और सेठानी ने बहुत सारे सोने के गहने जेवरात वगैरह पहन रखे होते हैं और वहाँ पर रोकते हैं उनको, और वो डाकू सारे उनको लूटने लग जाते हैं। और सारी बस में जितने भी यात्री थे चुपचाप बैठ जाते हैं। ये दोनों पति और पत्नी पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। पति के हाथ में यहाँ पर तलवार लगी हुई होती है और चुपचाप बैठे हैं दोनों, क्योंकि इन्होंने कभी मुलाकात नहीं हुई, आपस में कभी बात भी नहीं की थी। और ये सारे बस में सारे यात्री चुपचाप बैठ जाते हैं और उस डाकू संघर्ष कर रहा है, उसके पिता पास में बैठता है और वो जो महिला है सोने के गहने जेवरात पहने उसके लूट रहे हैं और वो
पिता पास में बैठे, वो संघर्ष कर रहा है उन डाकुओं से। डाकुओं के पास दोस्तों हथियार होते हैं और हथियार होने के कारण कोई भी बस में चुपचाप बैठा, सन्नाटा छाया हुआ बस में। और पीछे से एक महिला और ये जो हाथों में मेहंदी लगी हुई है आणों बेच कर ससुराल की ओर जा रहे होते हैं। तो वो दोनों बैठे होते हैं। अचानक से वो महिला कहती है कि ये तलवार खिलौना है क्या तुम्हारे पास है? जो व्यक्ति ने देखा यार ये बोलती भी है, भाई उसने ऐसा सोचा कि ये बोलती भी है, क्योंकि इसने कभी मुलाकात नहीं हुई थी, उस समय कोई साधन नहीं थे सोशल मीडिया के ऐसे, तो वहाँ पर कभी उनकी मुलाकात नहीं, पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी उनको। और कभी तुम, तो उसने सोचा कि ये बोलती भी है, तो उसने कहा ये तलवार खिलौना है क्या? तो उसने कहा ये अच्छा बोलती भी है, अरे तो खिलौना सामने तो देख, वहाँ पर कितने सारे ये डाकू गुंडे, इनके पास हथियार है, मेरे पास मैं अकेला हूँ, तो क्या हुआ? एक नारी है, नारी की इज्जत आपके सामने लूट रही है और आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या मैं तो जाऊँगा और अगर मैं यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि ये इतने सारे हैं और इनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी जो होगा हो, आप तो पहले उस नारी की इज्जत बचाओ। वो व्यक्ति उसको जोश दिला देती हैं महिलाएं और उसको भेज देती है, वहाँ पर वो जाता है और उस लड़की की इज्जत बचाता है, गहने वगैरह जेवरात लूटने से बचा लेता है। और लेकिन वो तो बचा लेता है, लेकिन वो क्या होता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वीरगति को प्राप्त होने के बाद वो जो महिला जिसकी इज्जत लूट रहे थे वो गोद में लेकर बोलती हैं, भैया बोलो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? ऐसे करो, वो गुंडे तो भग गए थे। और फिर वो उनके वहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वीरगति को प्राप्त होने जाने के फिर वो महिलाएं थी जिसके हाथों में मेहंदी थी, मेहंदी के फूल भी नहीं बिगने थे, इसलिए मेहंदी के फूल की रचना किसने लिखी थी? तो यादवेंद्र शर्मा ने लिखी थी। वो जो महिला थी मेहंदी के फूल वाली, वहाँ पर उस महिला सती हुई थी, क्योंकि इन्होंने कभी भी ससुराल नहीं गई थी, अभी तक ससुराल पहुँचे भी, रास्ते में थे दोनों, और वहीं पर उसी के साथ सती हुई थी। तो ये मेहंदी रे फूल की रचना किसकी है दोस्तों? तो मेहंदी रे फूल की रचना भी यादवेंद्र शर्मा की रचना है। ये फिर से बता तो सामंती इतिहास पर रचनाएं लिखने हेतु प्रसिद्ध थे ये कवि। इसके अलावा एक तासरो घर भी किसकी रचना है? तासरो घर भी यादवेंद्र शर्मा की रचना है। और एक और बहुत अच्छी कहानी है इनकी, एक और मुख्यमंत्री किसकी है? तो ये भी सामंती इतिहास पर लिखी हुई रचना है। एक और मुख्यमंत्री यादवेंद्र शर्मा की रचना है। इसके अलावा खम्मा अंदाता भी किसकी रचना है? तो ये भी यादवेंद्र शर्मा की। एक और रचना शेख चिल्ली, 1000 घोड़ों की सवारी भी रचनाएं किसकी है? तो यादवेंद्र शर्मा की है। दोस्तों हूँ गोरी किन पिवरी और मेहंदी रे के फूल, ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो यादवेंद्र शर्मा की काफ़ी पूछते हैं। इसके अलावा तासरो घर, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा अंदाता, शेख चिल्ली, 1000 घोड़ों की सवारी भी यादवेंद्र शर्मा की रचना है, ये भी पूछते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? दोनों कहानियाँ इस तरह अच्छी लगी हुई है तो कमेंट जरूर करना। इन पर भी कहानियाँ सुनाएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरह शॉर्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।